मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को, जो एसक्यूएल के अंदर पहले से अपन इसमें पढ़ा था थोड़ा बहुत। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में आप पहले से ही जानकारी हासिल कर चुके हो, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक क्लासेस ऑफ हो गई थी, तो हम आपके लिए वापस लेके आए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधे चलेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट में। सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है? बेसिकली एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट क्लॉज का उपयोग किया जाता है इसलिए ताकि आपने जो पहले से डाटा टेबल बना रखी होती है, उस डाटा टेबल में से फिर से आपको रिट्राइव करना होता है, इट मीन्स पुनः प्राप्त करना होता है। तो हम सेलेक्ट क्लॉज का उपयोग करते हैं क्वेरी लिखने में कमांड के रूप में। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इट मीन्स सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है? सेलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल में सेलेक्ट क्लॉज का प्रयोग उन एट्रीब्यूट को रिट्राइव करने के लिए जाता है जो पहले से डाटाबेस में टेबल में मौजूद होता है। हम जानते हैं रिलेशनल डाटाबेस जो होता है वो एक टेबल के रूप में होता है, और टेबल में जो पहले से डाटा मौजूद है उसको वापस रिट्राइव करना चाहते हो, उसके लिए अपन सेलेक्ट क्लॉज का उपयोग करते हैं। देखते हैं कैसे किया जाता है। हम एक सिंटेक्स यूज करते हैं। कैपिटल में आपने लिखा सेलेक्ट का तात्पर्य ये हो गया कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में सेलेक्ट लिखा। अब सेलेक्ट करना किसको है, हम देखेंगे किस किस को सेलेक्ट करना। इट मीन्स आपके पास में जो टेबल पहले से बनी पड़ी है, हम जानते हैं एक टेबल है, टेबल के जो हेडिंग कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है और उसके अंदर डाटा लिखा जाता है। इट मीन्स ये जो रॉज होती है इनको कहा जाता है टपल्स। ओके, तो इस टेबल के अंदर हमारे पास में है 1 2 3 4 तो हो गए अपने पास टपल्स, एंड 5 हो गए अपने पास में कॉलम। तो 5 कॉलम के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स है हेडिंग कॉलम के रूप में। तो हमें एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना है टेबल से, अगर अपन चाहते हैं तो कैसे होगा? तो हमारे पास में सेलेक्ट स्टेटमेंट के लेकर अलग अलग प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि रिट्राइविंग कॉलम, रीनेमिंग कॉलम, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, इन ऑपरेटर, ऑर्डर बाय क्लॉज और नल वैल्यू। सबसे पहले रिट्राइविंग कॉलम की बात करें। रिट्राइविंग कॉलम का मतलब ये हो गया कि आप अगर पहले से मौजूद टेबल में से वापस डाटा रिट्राइव करना चाहते हो तो उस कॉलम को रिट्राइव करने के लिए रिट्राइव कॉलम कंडीशनिंग यूज करेंगे। उसके बाद में रीनेमिंग की बात आती है। रीनेमिंग का मतलब हो गया कि आपने जो कॉलम दिया है, जो इसके अंदर पहले से टेबल में आपने कोई कॉलम दे रखा है, उस कॉलम का नाम वापस चेंज करना चाहते हो तो इट मींस रीनेमिंग कॉलम। डिस्टिंक्ट क्लॉज का मतलब ये हो गया कि अगर वहां पे अगर कोई सारे स्टूडेंट सेम क्लास को लेकर बैठे हुए हैं, इट मीन सेम क्लास के अंदर है, तो यहाँ टेबल के अंदर अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए बीसीए फर्स्ट ईयर अगर 2 3 4 बार आ रखा है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा और सारे स्टूडेंट का नाम वहाँ पे एक साथ लिखा जाता है। डिस्टिंक्ट क्लॉज कहलाता है। वेयर क्लोज का मतलब हो गया कोई कंडीशन आपको देनी है। तो अगर टेबल में आपने कोई कंडीशन दे दी है, मतलब आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है, तो जिसकी सैलरी उससे ज़्यादा है या इससे कम है तो उसके हिसाब से उस टेबल को अरेंज किया जाएगा। इन ऑपरेटर, उसके अंदर टेबल के अंदर कोई भी इन ऑपरेटर का यूज करते हुए वहां के डाटा को कैप्चर किया जाता है। ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय का मतलब हो गया कि उसको अरेंज करना, टेबल को आप अरेंज करना चाहते हो, मतलब आप किसी भी टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए ऑर्डर बाय क्लोज का यूज। नल वैल्यू ये शो करता है कि आपकी टेबल में कोई भी कॉलम की वैल्यू नल करनी है। इट मीन्स कुछ भी आउटपुट नहीं चाहिए पर वो कॉलम होना चाहिए, देन आप वहां करोगे नल वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं हम एग्जांपल लेते हुए किस प्रकार से हम किसी कॉलम को रिट्राइव करते हैं, कैसे इस प्रकार का आउटपुट लेते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पे ये पहले से आपने टेबल बनाई है, डाटा इंसर्ट भी करवा दिया है क्रिएट टेबल करने के बाद में इंसर्ट टेबल में, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले रिट्राइव कॉलम को लेकर। रिट्राइव कॉलम, किस प्रकार से हम किसी कॉलम्स को रिट्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा कॉलम है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लेने वाले सबसे पहले एग्जांपल के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इसलिए लिखा है क्योंकि इसी के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, इसी लैंग्वेज के अंदर हो रही है। तो ये हो गया अपना प्रॉम्प्ट। आफ्टर प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी। क्वेरी के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए सेलेक्ट। उसके बाद में वो एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखे जाएंगे जिन एट्रीब्यूट्स को आप वापस रिट्राइव करना चाहते हो। मान लीजिए मैं इसके अंदर नेम एज, ठीक है ना, नेम तथा एज दो कॉलम लेना चाहता हूं, तो मैंने यहां ले लिया सेलेक्ट एट्रीब्यूट नेम कॉमा एज
फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, कहाँ से, जहां आपकी टेबल बनी हुई है इस टेबल का नाम आपको देना है, ठीक है ना। फ्रॉम स्टूडेंट और कॉलम, कॉलम ये शो करता है कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, क्वेरी लिखी है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब इसका आउटपुट देखेंगे, जैसे आपने इस क्वेरी को लिखा, इस क्वेरी के बाद में इसका आउटपुट कैसे होगा, ठीक है ना। आउटपुट देख लेते हैं। इसी प्रकार से वापस एक टेबल बनेगी, जो जो कॉलम एट्रीब्यूट्स के रूप में आपने लिए हैं उन एट्रीब्यूट्स के नाम आ जाएंगे। फर्स्ट वन नेम, सेकंड वन एज, आउटपुट में वही शो होने वाला है जो नेम आपने लिखा है, जैसे हरि, प्रकाश, वासु और विवेक। हरि, प्रकाश, वासु और विवेक। इट मीन्स अब इसकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग देखो 17, 18, 19 और 20। 17, 18, 19 और 20। डाटा कुछ भी ले सकते हो आप। अगर एग्जाम के अंदर नहीं दिए गए हैं तो आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ भी डाटा दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना रिट्राइव कॉलम। सेकंड देखते हैं रीनेमिंग कॉलम के बारे में। रीनेम कैसे करेंगे अपन, मान लीजिए आपने इसको रीनेम किया, ठीक है ना। आई थिंक नीचे का वाला पोर्शन आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट है अपना रीनेमिंग कॉलम। रीनेमिंग, इसका मतलब ये हो गया कि सेलेक्ट करना है उस एट्रीब्यूट्स को जिसको आप रीनेम करना चाहते हो, जिसका नाम आप वापस बदलना चाहते हो। इट मींस मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे नेम, नेम लिखा हुआ है और इसको आप चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हो इसकी जगह, या एस नेम करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए माई एसक्यूएल, ये तो हमेशा आएगा ही क्योंकि ये क्या हो गया, प्रॉम्प्ट है यहाँ पे माई एसक्यूएल। उसके बाद में आपने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट किया, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद में आपने इसको रीनेम किया, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने इसको रीनेम किया, इट मींस पहले आप वो नाम लिखोगे जो पहले से लिखा हुआ है, मींस नेम, सेलेक्ट नेम एज, ओके। इसका मतलब ये हो गया, ये पहले वाला नाम जो आपने पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद में एज, इट मींस अब आप जो चेंज करने वाले हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा नेम की जगह सेलेक्ट नेम एज एस नेम, इट मींस स्टूडेंट नेम। एस नेम में कन्वर्ट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, उससे पहले कॉलम सेमीकोलन लगा देंगे। इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आएगा अपने पास में एक कॉलम, क्योंकि अपन ने एक ही सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आएगा एस नेम और वापिस हरि, प्रकाश, वासु और विवेक। हरि, प्रकाश, वासु और विवेक। आगे बात समझे। तो इस प्रकार से हम सेकंड वाला पोर्शन जिसको रीनेमिंग कॉलम कहते हैं, उस कॉलम को इस प्रकार से नाम चेंज किया जा सकता है कमांड देकर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्टिंक्ट कॉलम के बारे में, किस प्रकार से डिस्टिंक्ट क्लॉज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन डिस्टिंक्ट के बारे में। डिस्टिंक्ट के लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इस टेबल के अंदर। मान डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, पहले डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया व्हेन सेलेक्ट स्टेटमेंट कंबाइंड विद डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में यदि कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर दो एक जैसे डाटास लिखे हुए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किया दिया कुछ, मान लीजिए ये स्टूडेंट है, ओके। ये स्टूडेंट जो है ये भी 12th का ही है, देखिए ये भी 12th के हैं और ये दोनों हो गए 10th के, ठीक है ना। ये हो गया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम इस प्रकार से जो भी आपके पास में जो कॉलम है जिसको आप डिस्टिंक्ट करना चाहते हो और जिस टेबल में से करना चाहते हो, वो इस प्रकार से किया जाएगा आउटपुट में। देखिए कि मतलब ये हो गया व्हेन सेलेक्ट स्टेटमेंट कंबाइंड विद डिस्टिंक्ट, जोड़ने के लिए अगर अलग अलग हो रखा है उनको सिंगल करके एक ही
कॉलम या एक ही रो के अंदर शो करना है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने इसे लिखा सबसे पहले MySQL prompt आफ्टर सेलेक्ट स्टेटमेंट के रूप में। सेलेक्ट के बाद में मुझे करना था जिस एट्रीब्यूट को डिस्टिंक्ट करना था, तो मैंने लिखा यहाँ पे जैसे कि डिस्टिंक्ट। सबसे पहले जिसको डिस्टिंक्ट करना है उसको मैंने लिख दिया डिस्टिंक्ट, कैपिटल में लिखना होगा, याद रख लेना स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में आपको कॉलम का नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए इसको डिस्टिंक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम ये शो करता है कि क्लास एट्रीब्यूट है वो किस टेबल का है। इट मींस क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही ये लिखा, अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि आपके पास में क्या हो गया 4 कॉलम है और 4 कॉलम के अंदर दो सेम डाटा है। इट मींस ये भी 12 दो बार आ गया, 10 दो बार आ गया। तो ये डिस्टिंक्ट क्या करेगा, इसको कंबाइन कर देगा और आउटपुट में आपको वापस आउटपुट में 2 कॉलम के रूप में देखेगा। जैसे कि क्लास 12th एंड 10th, ये होगा इसका आउटपुट। अलग अलग कॉलम नहीं बना के 2 कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में जो बचेगा वेयर क्लोज, इन ऑपरेटर, ऑर्डर बाय क्लोज और नल वैल्यू। इसके लिए हम इस टेबल से बजाय हम एक और टेबल का निर्माण करने वाले हैं। उस टेबल के जरिए हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वेयर क्लोज, इन ऑपरेटर, ऑर्डर बाय और नल वैल्यू देते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाने वाले हैं अपनी टेबल के अंदर, आगे वाली चीज देखने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अपन ने अब ली एक टीचर टेबल, ठीक है ना, वहां पे जितने भी टीचर्स है उनकी डाटाबेस के अंदर दे रखा है। जैसे अपन ने एम्प्लॉय आईडी सॉरी, टीचर नेम, एड्रेस, एज और उसकी सैलरी के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया एम्प्लॉय आईडी 101 से लगाकर 104, नाम आपके नाम कभी आपने देखे ही होंगे सारे नाम, तो एड्रेस दे रखे सबके, और एज और सैलरी। एज को लेकर कुछ लेना मत ऑलरेडी, ठीक है। ओके, वेयर क्लोज की अपन बात करते हैं। वेयर क्लोज, ओके, वेयर क्लोज के अंदर हमने ये देखा वेयर क्लोज का उपयोग कब करते हैं। वेयर क्लोज का यूज हम वहां करते हैं जहां हम किसी टेबल में से पर्टिकुलर डाटा को अचीव करना चाहते हैं वापस। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि एग्जांपल से आपको और ज्यादा डिटेल में समझें, हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी टेबल में से पर्टिकुलर डाटा को ही लेना चाहते हैं, इस टेबल को और ज्यादा स्प्लिट करना चाहते हैं या सेलेक्टेड चीजें अपन लेना चाहते हैं, तो हम वेयर क्लोज का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं कैसे कैसे इसका उपयोग वेयर क्लोज के अंदर किया जा सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे MySQL, ठीक है ना, आपने ले लिया ये MySQL, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका प्रॉम्प्ट। इसके बाद में मैं लेना चाहता हूँ वेयर क्लोज के उपयोग में, जैसे कि सैलरी लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गेटिंग सैलरी, सेलेक्ट, ठीक है ना। स्टार यहाँ इसलिए लगाया वेयर क्लोज के साथ में, स्टार शो इसलिए कर रखा है मैंने, ताकि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलर उसके बारे में लिया जाएगा। देन स्टार, सेलेक्ट स्टार, ठीक है ना, जिसको भी लेना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल का नाम लिख देते हैं, जैसे टीचर, फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। मान लीजिए आपने देखा जहां सैलरी उसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, सैलरी इज ग्रेटर देन अप्रोक्स 25,000, ओके, और आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आप गौर से देखो, जैसे ही मैंने लिखा एक कंडीशन दे दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। इट मींस क्या हो गया, इस टेबल में से जो 25,000 से ज्यादा सैलरी वाले हैं वही आउटपुट के अंदर शो होंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला, ये नहीं आएगा, ये और ये, ठीक है ना। इट मींस आपके पास में आउटपुट में वही टेबल आने वाली है जो 25,000 से ज्यादा है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने ये पूरी टेबल बनाई, वापस मैं समझा देता हूँ, आपने ये पूरी टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर ये वाला कॉलम नहीं आएगा। कैसा आएगा,
मान लीजिए सेलेक्ट स्टार लिखा, स्टार लिखने के बाद में क्या हो गया, स्टार का मतलब हो गया सारे के सारे कॉलम आप वापस ले सकते हो, वापस पूरे के पूरे एट्रीब्यूट, ठीक है ना। जैसे कि आपने अगर स्टार नहीं लिखूं और इसके बाद में मैं एट्रीब्यूट लिख देता हूं कुछ भी, जैसे एड्रेस नेम, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट नेम, ठीक है ना, सेलेक्ट यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने नेम, और नेम के बाद में मैंने लिख दिया सैलरी फ्रॉम टीचर। ओके, जैसे ऐसा लिखा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ नेम आएगा, नेम, और इसके बाद में आ जाएगी मेरी सैलरी। जैसे मान लीजिए 25,000 से ऊपर जो भी है, फर्स्ट नंबर आ रहा है अपने पास में, ठीक है ना, सैलरी साथ में आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में, ठीक है ना, सैलरी इसके साथ में आ जाएगी। उसके बाद में सैलरी साथ में आ जाएगी। इट मीन्स आपने जो भी कमांड लिखा है, जो भी क्वेरी लिखी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू चलते इसी में, अगर वेयर क्लोज का उपयोग मैं साथ ही साथ इन ऑपरेटर के लिए करना चाहता हूँ, इन ऑपरेटर, इनका मतलब ये हो गया कि मैं पर्टिकुलर किसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ इस टेबल में से, जैसे वेयर क्लोज के बाद में वेयर क्लोज का उपयोग करते हुए ही अगर मैं बोलूं नेक्स्ट आ गया मेरे पास में इन ऑपरेटर। ओके, इन ऑपरेटर का उपयोग मैं कैसे करने वाला हूं, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में इन ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इन ऑपरेटर का मतलब हो गया माई एसक्यूएल, ठीक है ना, सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट आईडी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट EID फ्रॉम टीचर, है ना, टीचर वेयर, ठीक है, वेयर कहीं कहीं पे आपके सामने स्टार दे रखा है, स्टार कंडीशन अप्लाई, ठीक है ना। और मान लीजिए स्टार दे रखा है, स्टार दे रखा है, अगर मान लीजिए आपने स्टार कर भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर आपके पास में दे रखी है एम्प्लॉयमेंट आईडी इन आईडी इन, यानी कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट आईडी के अंदर किसी पर्टिकुलर को लिया, जैसे 101 102, है ना, दो को लिया आपने, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आईडी आएगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट आईडी में आउटपुट आने वाला है 101 तथा 102। ये हो गया आपका इन ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं, समझ रहे हो इन ऑपरेटर किस प्रकार से करिएगा, आपने पर्टिकुलर किसी एक या दो वैल्यूज को इन किया है आउटपुट में, तो वो आपने लिया इन ऑपरेटर का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्डर बाय क्लॉज की, किस प्रकार से ऑर्डर बाय क्लॉज उपयोग में लिया जाता है वेयर क्लॉज के अंदर ही। ऑर्डर बाय क्लॉज ये शो करता है, ऑर्डर बाय क्लॉज ये शो करता है कि आपकी जो टेबल है वो किस ऑर्डर के अंदर है। आप इसको चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर, या आप अगर चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हो। ओके, तो मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसी टेबल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट किया, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब रोही क्रम के अंदर सेट करना चाहता हूं, तो एग्जांपल मैंने ले लिया माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर ओके नाउ सॉरी, अब वेयर का उपयोग करने के लिए वेयर कर सकते हो, वेयर सैलरी अगर पर्टिकुलर चाहते हो तो, पर ऑर्डर बाय क्लोज में लेना चाहते हो ना, तो आपको वेयर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम टीचर, ठीक है, ऑर्डर बाय, वेयर सैलरी भी कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर सैलरी ऑर्डर बाय दोनों को यूज कर सकते हो, वेयर सैलरी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग DESC, ओके,
अगर आपने डिसेंडिंग शो कर दिया तो डिसेंडिंग के बाद में क्या हो गया, आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आने वाला है। मान लीजिए ये हो गया आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में हो गया टीचर नेम, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आउटपुट हो गया एड्रेस, ठीक है ना, एज। यहाँ देखना मैंने स्टार लगाया, इट मीन सबके सब यहाँ वापस आने वाले। अगर स्टार की जगह मैं पर्टिकुलर कॉलम को लगाता तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को लेता तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर्टिकुलर कॉलम को ही शो करता, ठीक है ना। एज, उसके बाद में आ जाएगी सैलरी। चूंकि सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो हम पहले सैलरी को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जो बड़ी है उससे पहले लिखा, इट मीन 35,000। उसके बाद में 34,000, ठीक है ना। उसके बाद में 30,000 और उसके बाद में 22,000। और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके नाम तथा एज लिख देना। इट मीन 35,000 के ऊपर कौन है, जो नाम है टीचर का वो लिख देते हैं अपन। एज 50, एड्रेस जैसलमेर, एम्प्लॉयमेंट आईडी 104, इसी प्रकार से सो ऑन, जिसकी जो है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ देंगे। क्लियर। लास्ट अपने पास बचा हुआ है नल वैल्यू। इसी प्रकार जैसे डिसेंडिंग आपने किया, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग भी कर दोगे। जैसे आपने असेंडिंग किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है वो सबसे ऊपर आएगी, जो मैक्सिमम सैलरी है वो सबसे नीचे जाएगी। ओके, आप कर सकते हो आराम से। नल वैल्यू, नल वैल्यू अगर आप चाहते हो किसी कॉलम को नल करना तो नल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि वैल्यू को, पर्टिकुलर कॉलम को आप नल करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक और कॉलम जोड़ दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और मैंने यहाँ जोड़ दिया बोनस। मान लीजिए हर महीने या हर साल के अंदर उनको कोई बोनस मिलता है। इट मीन्स मान लीजिए यहाँ 1000 रुपीज, ठीक है ना, 800 रुपीज, 700 रुपीज या 900 रुपीज अकॉर्डिंग बोनस मिलता है। पर क्योंकि अपन जानते हैं कोरोना है, रिसेशन है, तो यहाँ पे बोनस की बात तो कर ही नहीं जा सकती है। सैलरी प्रॉपर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलो ठीक है, सॉरी स्प्लिट जॉक, आगे बात करते हैं। नल वैल्यू की जब बात की जाती है तो नल वैल्यू को शो करने के लिए हो गया स्टेटमेंट के अंदर जो आपने टेबल बना रखी है उसके अंदर की किसी भी वैल्यू को नल करना है। इट मीन्स आउटपुट में अब उसको वैल्यू नहीं शो करना है तो आप किस प्रकार से उस वैल्यू को नल करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे MySQL, प्रॉम्प्ट हो गया। इसके बाद में मैंने लिखा सेलेक्ट, और किस किस को लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने टीचर का नाम लिखा, सेलेक्ट टीचर नेम एंड सैलरी। ओके, सॉरी बोनस को ले लेते हैं, फ्रॉम सैलरी एंड बोनस फ्रॉम टीचर, ठीक है ना। वेयर बोनस इज नल, वेयर बोनस इज नल। इट मीन जैसे ही ऐसा लिखा तो ये चीज मान के चलना, आपका आउटपुट जो है वो नल वैल्यू शो करेगा बोनस में। बोनस इज नल कर रखा है और आपने आउटपुट में सेलेक्ट किया टीचर नेम, सैलरी और बोनस को ही। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले किस किस टीचर की है, और मैं सभी टीचर की कर ली है, और क्या बचा हुआ, टीचर नेम, ओके। सैलरी अपनी जगह पर ही है, उस पर तो कोई अभी तक घाटा हुआ नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हो सकता है। इट मीन्स बोनस। अब देखते हैं आगे। मान लीजिए सबसे पहले क्या रखा है, ठीक है ना, ले लिया मैंने ये, जिसको मैं क्वेरी में सेलेक्ट करूंगा वही मेरे आउटपुट में आने वाला है। सैलरी जैसे मान लीजिए दे रखी है ऑलरेडी। बोनस यहाँ जो पहले से 1000 था अब हो गया यहाँ पे नल। उम्मीद करते हैं कि अगर ये पेंडेमिक हटेगा तो शायद वापस बोनस मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, प्रे करो। नेक्स्ट है हिमांशु।
बड़ी अच्छे हैं हमारे। सैलरी देन हाउ मच सैलरी 22,000, ज़्यादा मिलनी चाहिए इनको, मिलेगी एक दिन। बोनस हो गया इनका नल। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, सॉरी नल, नल। आफ्टर दैट अशोक, इनकी जो सैलरी है ऑलरेडी हाँ 34,000 है, इनको तो बोनस की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अच्छा है। नल क्लियर। और हमारे पूजनीय सुरेंद्र जी, ठीक है ना। मान लीजिए अब इनकी सैलरी है 34,000, अब इनका भी हो गया बोनस नल। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के टाइप से आप कर सकते हो, वैल्यूज को बदल सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, डिस्टिंग कर सकते हो, वेरिएबल का उपयोग कर सकते हो, ऑर्डर बाय कर सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी कई बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, हाँ होमवर्क आपके लिए ये है, जो कुछ भी आपको ये समझाया गया है इसको नोट डाउन करो, इसकी थ्योरीज है अपनी कॉपीज के अंदर लिखो, ठीक है ना। जब समय मिलेगा तब आपकी कॉपी वापस चेक की जाएगी, ओके। तो एक बार मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।